चले थे और पुस्तक थी आधुनिक भारत का इतिहास। उसके अंदर हमने कल पढ़ा था भारत के अंदर अंग्रेज़ों का आगमन कैसे हुआ और अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। आज उसी टॉपिक को आगे चलते हुए आज हम वर्णन करेंगे अंग्रेज़ों के आगमन के समय। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत, यानी जब अंग्रेज़ों का भारत के अंदर आगमन हुआ उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, यानी भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी, या इसको हम कह सकते हैं भारत की आर्थिक स्थिति ओब्लिक में कह सकते हैं 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति, 18वीं शताब्दी में भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो 18वीं शताब्दी थी, उस समय भारत पर मुगलों का शासन था और 18वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आधारशिला थी, यानी भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उसकी आधारशिला उसकी जो आधारशिला थी, यानी जो भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उसकी उस समय आधारशिला की जो इकाई थी वो ग्राम को मानी जाती थी, यानी ग्राम या गांव को मानी जाती थी। यानी आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक अर्थव्यवस्था जो 18वीं शताब्दी के अंदर उसकी आधारशिला की जो इकाई थी वो ग्राम को माना जाता था, ग्राम या गांव को माना जाता था, ग्राम या गांव को माना जाता था। फिर अब देखो ग्राम को क्यों माना जाता था, क्योंकि उस समय किसान अपनी कृषि करते थे तथा उसी कृषि के माध्यम से, यानी किसान उस समय क्या करते थे, कृषि कार्य में लगे रहते थे तथा अपनी जो पूरी की पूरी जो आवश्यकताएं होती थी, यानी अपने जीवन की जो आवश्यकताएं थी, अपने जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं थी वो सिर्फ कृषि से पूरी की जाती थी और अपने जीवन निर्वाह का माध्यम भी क्या बना लिया था, कृषि। तो के ये अब देखो सभी पदार्थों ये जो यानी जो आधारशिला ग्राम की इकाई थी, यानी जो एक किसान था वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर चीज़ का उत्पादन करता था, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर वस्तु का उत्पादन खेती से ही करता था, तो आज हमारा जो नया टॉपिक है, कल वाला जो पर्सन है उसी पर्सन में कल हमने प्रश्न पढ़ा था कि भारत में अंग्रेजों के आगमन या विदेशी जातियों का जब आगमन हुआ उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति तो हम कल पढ़ चुके थे। जैसे उसमें कैसे बाहरी जातियां भारत के अंदर आई और कैसे उन्होंने अपने कृषि कार्यों कैसे भारत के ऊपर अपने जो प्रभाव जमाते गए, उसी में हम आधारशिला यानी आर्थिक अर्थव्यवस्था, किसानों की हालात कैसी थी, यानी जो खेती करने वाले थे वो किस पर आधारित थे। तो आधारशिला की जो इकाई थी वो किसको माना गया था, ग्राम को माना गया था, आधारशिला की इकाई थी ग्राम को माना गया था। और सीधी सी बात है, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि के माध्यम से करते थे। इसी कृषि से यानी कृषि का जो मालिक हुआ करता था वो तो सम्राट था, यानी खेती का जो मालिक, भूमि का जो मालिक था वो तो सम्राट था, लेकिन सम्राट को किसान कर के रूप में उपज का भाग दिया करते थे, यानी जितना उत्पादन होता था, यानी एक किसान के खेत में कृषि का मालिक तो सम्राट या राजा हुआ करता था, लेकिन किसान को जो जागीर भूमि के रूप में मिलती थी वो किसान उस पे खेती करता था और उस जागीर भूमि के बदले में भाग के रूप में कर देना पड़ता था, किसको, किसान को कर देना पड़ता था, किसको, सम्राट के रूप में। भारत की कृषि के बारे में क्या कहते थे, यानी भारत की कृषि के बारे में उन्होंने एक कथन कहा है, किन्होंने, यानी जो यूरोपीय जातियां भारत के अंदर आई थी उन्होंने भारत के लोग जो कृषि करने का तौर तरीका था उस तौर तरीके को देखकर उन्होंने एक कथन कहा था, वाक्य कहा था कि यह नश्वर संसार में भी अनश्वर है। कथन क्या था, ये लोग नश्वर संसार में भी अनश्वर हैं, नश्वर संसार में भी अनश्वर हैं, यानी ये लोग नश्वर संसार, नश्वर का मतलब होता है यानी ये जो जगत है इसका एक न एक दिन नाश होगा, लेकिन फिर भी जो भारत के लोग हैं वो इस नश्वर संसार में अनश्वर है। इस काल में भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी, यानी भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो दो स्रोतों पर टिकी हुई थी। जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो कितने स्रोतों पर टिकी हुई थी, दो स्रोतों पर। पहला था कृषि, एक तो पहला कृषि यानी खेती करना और दूसरा था उद्योग धंधे, दूसरा था
दूसरा था कुटीर उद्योग, यानी कुटीर वह उद्योग जिसको एक छोटा सा परिवार अपने घर में या थोड़े से परिवार मिलकर किसी को चला, कुटीर उद्योग ये था कुटीर उद्योग। कृषि के अंदर यानी जो दो स्रोत पर टिकी हुई थी, पहला कृषि, दूसरा कुटीर उद्योग था। लेकिन ये कहने को तो दो साधन थे, लेकिन भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो किस पर टिकी, किस पर निर्भर थी? कृषि पर। क्यों? क्योंकि जितनी भी आर्थिक अर्थव्यवस्था या कच्चा उत्पादन के लिए जिस चीज की खेती की जाती थी या कच्चा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती थी वो क्या थी, यानी उस चीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम सिर्फ एक क्या था? कृषि ही था। तो अब देखो भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था, यानी जब अंग्रेज भारत के अंदर आए तो उस समय भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था में पहला पॉइंट है कृषि। अंग्रेज आए तो लोगों के जीवन निर्वाह का एक सिर्फ माध्यम, लोगों के जीवन निर्वाह का साधन, लोगों के जीवन निर्वाह का साधन सिर्फ कृषि था। जीवन निर्वाह का साधन कृषि था, यानी जीवन जीने का जो कृषि था, यानी जीवन जीने का जो साधन था वो सिर्फ क्या था? कृषि। यानी लोग और किसी या तो कोई छोटे बड़े कुटीर उद्योगों पर आश्रित थे और 90% जितने भी लोग थे जीवन निर्वाह का साधन क्या था? कृषि। यानी जितने भी खाने पीने की चीजें थी वो किससे उत्पादन होती थी? कृषि से। कृषि को प्राचीन ढंग से ही किया जाता था। किस ढंग से? प्राचीन ढंग से ही कृषि को किया जाता था, यानी जो प्राचीन काल में कृषि करने के तौर तरीके थे उसी तौर तरीके से की जाती थी खेती। यानी उस समय सिंचाई के बहुत ही कम साधन थे, जिस तरह नहरें नहीं थी, इस कारण जो खेती यानी जो कृषि थी वो सिर्फ वर्षा पर आश्रित थी। कृषि किस पर आश्रित थी? वर्षा पर आश्रित थी। वर्षा पर आश्रित थी कृषि। उस समय किस पर आश्रित थी? वर्षा। यानी अगर वर्षा हुई तभी कृषि होगी, लेकिन ऐसा कोई यानी वर्षा होगी तभी ही कृषि के अंतर्गत किसी फसल का उत्पादन किया जा सकता है। फिर भी भारत के किसान यानी कड़ी मेहनत से कृषि का उत्पादन यानी कृषि करते थे और अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। उन फसलों के अंदर जैसे यानी उस समय भारत के जो किसान थे कौन कौन सी यानी फसलों का उत्पादन करते थे? उन फसलों में से जैसे गेहूं, जौ, चना, गन्ना, रुई आदि चीजों का उत्पादन करते थे। गन्ना, रुई, बाजरा, मक्का, जौ, मटर, बाजरा, मक्का आदि इन चीजों का उत्पादन करने के लिए जो पानी की आवश्यकता होती थी वो सिर्फ किस पर आश्रित रहते थे? वर्षा पर ही आश्रित रहते थे। यानी भारत की पूरी अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में भी किस पर टिकी हुई है? कृषि पर ही। तो आर्थिक अर्थव्यवस्था के उस समय दो स्रोत थे, कौन कौन से? एक कृषि और दूसरा कुटीर उद्योग। यानी कुटीर उद्योगों को बनाने के लिए भी किसकी आवश्यकता क्या करनी पड़ेगी? कृषि। किसानों की स्थिति क्या थी? कृषि करने वाले जो किसान थे वो अपने कैसे कार्य किया करते थे और उनकी स्थिति कैसी थी? क्या वो उच्च स्तर पर थे या किसी साहूकार के या ऋणी हुआ करते थे? तो किसानों की स्थिति में एक इतिहासकार है जिसका नाम है डॉक्टर कुरैशी। एक इतिहासकार है जिसका नाम है डॉक्टर कुरैशी। यानी किसानों की स्थिति में एक इतिहासकार है जिसका नाम है डॉक्टर कुरैशी। डॉक्टर कुरैशी क्या कहता है कि किसान मुगल काल में समृद्ध थे। डॉक्टर कुरैशी ने अपना एक मत दिया है। मत के अनुसार ये क्या कहता है कि भारत के किसान मुगल काल में समृद्ध थे। मुगल काल में समृद्ध थे। समृद्ध मतलब यानी ये कह सकते हैं भी डॉक्टर कुरैशी क्या कहता है कि जब भारत के अंदर मुगलों का शासन था उस समय जो भारत के किसान की हालात थी, स्थिति थी, वो क्या थी? समृद्ध थी। यानी हर चीज का उत्पादन किसान खेती के माध्यम से करता था और इसी कारण यहाँ भारत की समृद्धता थी। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वह आसानी से कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास में वो कृषि करता था और जिन चीजों की आवश्यकता होती थी उसके यानी उसी के हिसाब से कहता। तो एक इतिहासकार है डॉक्टर कुरैशी। डॉक्टर कुरैशी ने अपना मत क्या दिया है कि भारत के किसान मुगल काल में समृद्ध थे। कहां कौन से काल तक? मुगल काल में समृद्ध थे और भारत के अंदर जो विदेशी जातियां आई यानी अंग्रेजों का आगमन हुआ वो भी मुगल काल के ही शासन काल में हुआ था। लेकिन इसी डॉक्टर कुरैशी ने जो अपनी बात रखी है इसी बात के
परंतु इसी के विपरीत एक दूसरा और, यानी एक तो डॉक्टर कुरैशी कहता है और दूसरा कौन है, पेल सार्ट नाम का एक इतिहासकार है। किस नाम का, पेल सार्ट नाम का एक इतिहासकार है। यह इतिहासकार बिल्कुल इसके विपरीत अपनी बात कहता है। डॉक्टर कुरैशी तो कहता है कि भारत के किसान उस समय समृद्ध हालात में थे, बढ़िया थे, मुगल काल में अपनी पूरी की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति सिर्फ कृषि से करते थे। लेकिन पेल सार्ट ये डॉक्टर कुरैशी के बिल्कुल विपरीत अपनी परिभाषा देता है, बिल्कुल डॉक्टर कुरैशी के विपरीत बात कहेगा। पेल सार्ट क्या कहता है, उस समय भारत के किसानों की स्थिति, उस समय भारत के किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। इन्होंने ऐसा क्यों कहा, डॉक्टर कुरैशी ने तो कह दिया भारत के किसानों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन पेल सार्ट इन्होंने ये बात क्यों कही, क्योंकि उस समय भारत के किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उस समय किसान थे वो बड़े बड़े साहूकार। सार्ट क्या कहता है कि उस समय जो किसान थे उन किसानों, कृषि का कार्य तो सिर्फ किसान करते थे, कृषि कार्यों को करने के लिए उनको साहूकारों तथा महाजनों से ऋण लेना पड़ता था, साहूकारों तथा महाजनों से ऋण लेना पड़ता था। अब देखो, लेकिन जब किसान उन साहूकारों तथा महाजनों के ऋण को नहीं चुका पाता था तो ऋणग्रस्तता के कारण जो किसान की खेती हुआ करती थी, यानी ऋणग्रस्तता के कारण, क्योंकि किसानों की स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो गई, यानी पेल सार्ट के अनुसार क्या कहता है, खराब थी। इस कारण किसान साहूकारों तथा महाजनों से ऋण लेकर के अपनी कृषि को चलाता था, लेकिन उस कृषि में फसल अच्छी न होने के कारण वो जो भूमि का टुकड़ा हुआ करता था किसान के पास में, वो ऋणग्रस्तता के कारण किसके पास में चला जाता था, साहूकारों या किसानों के कारण। तो इस कारण, इस ऋणग्रस्तता के कारण किसानों को भूमि से वंचित होना पड़ता था। क्योंकि जो किसान की भूमि थी उस भूमि के आधार पर ही वो साहूकारों और महाजनों से ऋण लिया करता था, और जब फसल अच्छी नहीं हुआ करती थी तो ये साहूकार और महाजन उस भूमि पर अपना कब्जा कर लेते थे। हम कह सकते हैं कि उस काल में यानी पेल सार्ट के अनुसार हम कह सकते हैं कि उस काल में भारत के किसानों की स्थिति शोचनीय हालात में थी। किसानों की स्थिति शोचनीय हालात में थी। देख, यानी अंग्रेजों का भारत के अंदर जब आगमन हुआ उससे पहले भारत के लोग लघु और कुटीर उद्योग में संलग्न थे, लेकिन जैसे ही अंग्रेजों का भारत के अंदर आगमन हुआ उन्होंने यहाँ अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई, लघु और कुटीर उद्योग के जगह यानी जो भारी भरकम उद्योग थे वो लगाने शुरू कर दिए। तो उद्योग धंधे में हम क्या करेंगे, जब तक भारत के अंदर अंग्रेज नहीं आए थे उस समय भारत के जो उद्योग धंधे थे वो क्या थे, समृद्ध थे। यानी उस समय भारत के जो उद्योग धंधे क्या थे, समृद्ध अवस्था में थे उस समय। और इस उद्योग धंधों में सबसे ज्यादा जिस उद्योग धंधे का विस्तार था वो था सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग। और ये भी कह सकते हैं कि भारत का प्राचीन काल का सबसे प्राचीन अगर उद्योग की बात करें तो कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है, सूती। प्राचीन काल का जो भारत का प्राचीन उद्योग है वो कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। ये उस समय सर्वाधिक उन्नत अवस्था में था। क्या उन्नत अवस्था में था। इसके अलावा रेशमी वस्त्रों के उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, यानी सिर्फ 2-4-5-7 उद्योग के नाम लिखने, सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग। यानी सूती वस्त्र उद्योग और रेशमी वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे। किसके माध्यम से, उद्योग। यानी कब तक, जब तक भारत के अंदर अंग्रेजों का आगमन नहीं हुआ था इस तैयार किए जाते थे। और उस समय जो सूती वस्त्र उद्योग था वो जो ढाका की मलमल थी, ढाका की मलमल सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। कहाँ की मलमल, ढाका की जो मलमल का जो कपड़ा हुआ करता था वो उस समय सर्वाधिक प्रसिद्ध, यानी पूरे ढाका के नहीं, पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर क्या था, प्रसिद्ध था। इसके अलावा अनेक उद्योग धंधे और भी थे, जैसे कागज उद्योग, कांच उद्योग, चांदी उद्योग, चांदी सोना आदि अनेक प्रकार के चांदी आभूषण बनाने वाले, चांदी सोना आभूषण बनाने वाले
आभूषण बनाने वाले उद्योग क्या थे, उस समय उन्नत अवस्था में था। तो भारत की आर्थिक अंग्रेजों का भारत में जब आगमन हुआ, उससे पहले पहले उद्योग धंधे भारत के अंदर बहुत ही समृद्ध थे और सबसे ज्यादा जिस उद्योग का किया जाता था वो था सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद में सूती वस्त्र उद्योग के अंदर रेशमी वस्त्र उद्योगों का निर्माण किया जाता था और सर्वाधिक जो भारत की प्रसिद्धि थी विश्व में वो थी ढाका की मलमल, यानी ढाका के मलमल का जो कपड़ा था वो सर्वाधिक प्रसिद्ध था। इसके अलावा कागज उद्योग, कांच उद्योग, चांदी उद्योग और आभूषण बनाने के उद्योग भी प्रसिद्ध थे। तो ये चौथा पॉइंट कौन सा है, वाणिज्य और व्यापार। वाणिज्य व्यापार यानी भारत के अंदर क्या उस समय जब अंग्रेजों का आगमन हुआ था उस समय भारत के अंदर वाणिज्य और व्यापार कैसा था। तो इस वाणिज्य और व्यापार को हम अलग अलग पॉइंटों के हिसाब से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो आंतरिक अंदर का व्यापार यानी देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह का व्यापार, एक विदेशों के साथ में व्यापार, ठीक है, एक दूसरे विदेशों के साथ में व्यापार, ये दो चीज तो ये पढ़ेंगे। तीसरा, भारत के अंदर कौन सी चीज यानी भारत के अंदर कौन सी वस्तु का आयात किया जाता था और भारत से कौन सी वस्तु का निर्यात किया जाता था। तो इस वाणिज्य व्यापार में पहला जो पॉइंट है वो है आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार, पहले तो ये समझते हैं भी आंतरिक व्यापार होता कौन सा है। आंतरिक का मतलब अंदर ही अंदर है, यानी अपने ही देश में। आंतरिक व्यापार अपने ही देश में व्यापार। आंतरिक व्यापार कौन सा होता है, अपने ही देश में व्यापार। तो उस समय अंग्रेजों के आगमन के समय भारत का आंतरिक व्यापार यानी जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ उस समय वाणिज्य और व्यापार के अंतर्गत जो आंतरिक हमारा व्यापार था वो एक समृद्ध हालात में, समृद्ध अवस्था में था। आंतरिक व्यापार समृद्ध था, यानी आंतरिक व्यापार का मतलब होता है अपने ही देश में अपनी एक वस्तु का उत्पादन करके अपने ही राज्य की कोई दूसरी चीज के लिए उत्पादन यानी आपस में लेन देन कर ले, तो अपने ही समृद्ध था। उसके बाद में क्या है, महत्वपूर्ण वस्तुओं का व्यापार शहर की मंडियों में, यानी वाणिज्य और व्यापार के अंतर्गत एक जो शहर हुआ करता था उस शहर के अंदर जितना भी व्यापार किया जाता था वो अब अपनी ही जगह की मंडियों में किया जाता था। मंडियों में किया जाता था, मंडियों में किया जाता था, मंडियों में किया जाता था। यानी उस समय यानी जो यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे उस समय किसान अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए क्या करता था, कभी अपने बैलों के माध्यम से अपनी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचते थे और जो अपना उत्पादन करते थे यानी आंतरिक व्यापार के अंदर जो अपना उत्पादन करते थे उस उत्पादन को कई तो ऐसे लोग थे जो शहरों या गाँवों में, जो शहरों या गाँवों या शहरों में फेरी का मतलब होता है घूम घूम कर फेरी लगाकर बेचते थे, फेरी लगाकर बेचते थे, यानी उस समय यातायात के साधनों का अभाव था। इस कारण यानी जो व्यापार यानी जो बनिया था या व्यापारी था वो आंतरिक व्यापार के अंतर्गत गांवों या शहरों में फेरी लगाकर अपने वस्तुओं को बेचता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। तथा अगर किसी चीज का उत्पादन ज्यादा हुआ है जैसे चीनी, नमक, अगर इसका उत्पादन ज्यादा हुआ है तो बैलों पर लाद करके एक मंडी से अपने ही शहर की एक मंडी से दूसरी मंडी पर ले जाता था। और आंतरिक व्यापार का मतलब होता है एक अपने ही राज्य की एक सीमा से दूसरी सीमा तक, यानी राज्य से बाहर न जा करके, यानी आंतरिक व्यापार। दूसरा पॉइंट क्या है, विदेशी व्यापार यानी विदेशों के व्यापार। आंतरिक व्यापार तो होता ही होता था उस समय भारत का, लेकिन विदेशों के साथ में भी व्यापार, दूसरे देशों के साथ में भी व्यापार होता था। और जब 18वीं सदी के अंदर भारत का जो विदेशी व्यापार था वो बहुत ही उन्नत अवस्था में था। विदेशी व्यापार क्या था उस समय, उन्नत अवस्था में था, यानी भारत के अंदर विदेशी व्यापार के लिए, यानी भारत के अंदर जिस चीज का उत्पादन होता था वो विदेशों से यानी अपनी आवश्यकताओं के लिए विदेशों को भेजा जाता था और विदेशों से अपनी आवश्यकता के लिए जिन चीजों की यहाँ आवश्यकता थी उनको लेने के लिए विदेशों से यहाँ मंगवाया जाता था। तो विदेशी व्यापार 18वीं शताब्दी में विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था, भारत का जो विदेशी व्यापार था वो बहुत ही उन्नत अवस्था में था। इस यानी जो विदेशी व्यापार किन किन देशों से किया जाता था, लंका, बर्मा, म्यांमार,
म्यांमार विदेशी म्यांमार, नेपाल, फारस आदि देशों के साथ में भारत का क्या किया जाता था, यानी विदेशी व्यापार किया जाता था। और वो भी किसके माध्यम से, बंदरगाहों के। इन व्यापारों के यानी विदेशों में माल भेजने के लिए कुछ बंदरगाहें भी थे प्रसिद्ध, उसमें से जैसे सूरत का बंदरगाह है, सूरत का बंदरगाह है। दूसरा बड़ौच, तीसरा मछलीपट्टनम आदि। यानी इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से भारत के जो लोग थे वो एक यानी अपने देश की बनी हुई वस्तु को विदेशों में व्यापार करते थे, और विदेशों से हमारे यहाँ वहाँ बनी हुई वस्तु यानी यहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी वो विदेशों से, और विदेशों में जिस चीज़ की यहाँ उत्पादन हुआ था उसका विदेशों में व्यापार किया जाता। तीसरा नंबर का है आयात का कुछ बच्चों के ये समस्या होती है भी आयात का मतलब क्या होता है और निर्यात। इस आ को पकड़ो, आयात का मतलब आया का मतलब यानी विदेशों से जो माल तैयार होकर के भारत के अंदर यानी अपने भारत के अंदर बेचने के लिए विदेशी यानी जो माल था वो भारत के अंदर लाया गया। आयात का मतलब आया। दूसरा पॉइंट है निर्यात का हम समझ सकते हैं निकाला। निर्यात का मतलब निकाला, यानी भारत के अंदर आयात का मतलब भारत के अंदर विदेशों से माल आया। निर्यात का मतलब यहाँ जिस चीज़ का ज़्यादा उत्पादन होता था उसको अच्छी उपज के कारण विदेशों में भेजा जाता था, यानी निर्यात, भारत से धन को निकाल दिया जाता था। भारत बहुमूल्य धातुओं का निर्यात करता था। बहुमूल्य यानी जिसका मूल्य अधिक हो, बहुमूल्य धातुओं का निर्यात करता था, जैसे सोना, चांदी, आभूषण, इन चीज़ों का आयात करता था। मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान से सूखे मेवों का व्यापार किया जाता था तथा ताजे फल आदि का भी आयात कर। एक सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का भारत आयात करता था वो था तुर्की से। तुर्की से किस चीज़ का व्यापार करता है? तुर्की से बढ़िया किस्म के घोड़ों का व्यापार किया जाता था। बढ़िया किस्म के घोड़ों का व्यापार किया जाता था। तो ये समय वाणिज्य और व्यापार के अंदर तीसरा पॉइंट था आयात। चौथा पॉइंट है निर्यात। चौथा पॉइंट कौन सा है? निर्यात। 4 नंबर पॉइंट कौन सा है? निर्यात। निर्यात के अंतर्गत, निर्यात का मतलब होता है भारत के अंदर जो चीज़ों का ज़्यादा उत्पादन होता था उन चीज़ों को भारत से बाहर भेज देना। 18वीं शताब्दी में अनेक वस्तुओं का निर्यात भारत के अंदर किया जाता था, जैसे रुई से बनी हुई वस्तुएं, जैसे यानी सबसे ज़्यादा विदेशों में निर्यात किस चीज़ का किया जाता था? रुई से बनी हुई वस्तुएं। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था और सबसे ज़्यादा यहाँ रुई का उत्पादन हुआ था, और रुई से जितने भी वस्त्र वगैरह बनाए जाते थे उनको विदेशों में निर्यात के लिए यानी बिकने के लिए भेजा जाता था, निर्यात के लिए भेजा जाता था। और रुई से बनी वस्तुओं जैसे, फिर उसके अलावा जैसे अनाज, जैसे रुई से बनी वस्तुएं अनाज, चावल, चीनी, नील आदि भारत से निर्यात के लिए भेजे जाते थे। भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक अर्थव्यवस्था में पहला पॉइंट हमने कृषि पढ़ा। कृषि के अंदर भारत के अंदर कैसे कृषि की जाती थी, और उसके बाद में दूसरा पॉइंट हमने किसानों की हालात इस समय कैसी थी। तीसरा पॉइंट पर पढ़ा था हमने तीसरा थे उद्योग धंधे उस समय कैसे हालात में थे। यहाँ चौथा था यानी वाणिज्य और व्यापार के अंतर्गत यानी यहाँ से कैसा कैसा व्यापार किया जाता था। आंतरिक बाह्य व्यापार यानी आंतरिक विदेशों से व्यापार, आयात और निर्यात। यानी यहाँ तक हमने जो पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, उसके अंदर निष्कर्ष के अंदर सारांश क्या आएगा? तो उपरोक्त यानी जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर देखी है इसके हिसाब से ये स्पष्ट कह सकते हैं कि भारत के अंदर अंग्रेजों का आगमन नहीं हुआ था। उस समय भारत की स्थिति क्या थी? संतोषप्रद थी। क्यों? क्योंकि उस समय कृषि और उद्योग धंधों के बीच संतुलन था। संतोषप्रद कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उस समय भारत के अंदर कृषि, अगर उद्योग धंधों को चलाने के लिए कृषि की आवश्यकता होगी तो दोनों के बीच में संतुलन था, तथा
की वृद्धि के कारण भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था, शहरीकरण यानी लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन करने के कारण भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था डगमगा गई।